नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर। अग्निवीरों के पहले बैच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। अग्निपथ को परिवर्तनकारी नीति बताते हुए सशस्त्र बलों को मजबूत करने और उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर बताया। संवाद के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। आज से 2 दिन तक कार्यकारिणी में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में लिए जाएंगे देश के मौजूदा हाल से जुड़े अहम फैसले। दोपहर बाद होगा पीएम का रोड शो। G20 प्रेसिडेंसी के तहत आज से 2 दिन तक अहम बैठकों का दौर। पुणे में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप तय करेगा दुनिया के बुनियादी ढांचे का रोड मैप। भोपाल में थिंक 20 की बैठक में देश विदेश से आए विशेषज्ञ शामिल। निर्वाचन आयोग की एक और महत्वपूर्ण पहल। देश में घरेलू प्रवासियों मतदाताओं को वोटिंग से जोड़ने के लिए बनाए गए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप का राजनीतिक दलों के सामने किया प्रदर्शन। इसके इस्तेमाल से घरेलू प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिलों की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण फिर कांपा उत्तर भारत। दिल्ली में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का पारा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में अगले 3 दिन भीषण ठंड और उसके बाद घने कोहरे का अलर्ट। कई राज्यों में स्कूल फिलहाल बंद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के श्रीलंका दौरे से ठीक पहले श्रीलंका में तमिलों को अधिकार देने पर विचार कर रही है सरकार। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बोले, जल्द सामाजिक न्याय आयोग होगा गठित। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों वाले शहर दावोस में आज से वैश्विक नेताओं का सम्मेलन, वैश्विक आर्थिक मंच की सालाना बैठक होगी शुरू। महामारी के बाद वैश्विक नेताओं के सबसे बड़े जमावड़े में भारत समेत हजारों प्रतिनिधि विभाजित दुनिया में सहयोग के विषय पर करेंगे चर्चा। और ओडिशा में चल रहे हॉकी विश्व कप में आज होंगे 4 मुकाबले। मलेशिया का सामना चिली से जारी, न्यूजीलैंड के सामने होगी नीदरलैंड्स की चुनौती। वहीं फ्रांस का सामना दक्षिण अफ्रीका से, जबकि ऑस्ट्रेलिया का सामना अर्जेंटीना से होगा। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अग्निवीरों के पहले बैच के साथ संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बातचीत की गई। इस संवाद के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सेना में नए जवानों की भर्ती के लिए पिछले साल ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसके तहत देश में अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग अलग अलग केंद्रों पर चल रही है। प्रधानमंत्री ने अग्निवीरों को अग्निपथ योजना का हिस्सा बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नीति हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री संपर्क रहित युद्ध के नए मोर्चे की चुनौतियों पर भी उन्होंने चर्चा की। प्रधानमंत्री ने और कहा कि तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक हमारे सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना महिलाओं को भी सशक्त बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने अग्निवीरों से इस अवसर का उपयोग विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बारे में और जानने के लिए करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों सेवाओं के अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित किया, जिन्होंने अपना बुनियादी प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस पथ प्रदर्शक अग्निपथ योजना के अगुवा होने पर अग्निवीरों को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि ये परिवर्तनकारी नीति हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने और उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युवा अग्निवीर सशस्त्र बलों को और आधुनिक और तकनीक की समझ रखने वाले बनाएंगे। अग्निवीरों की क्षमता की प्रधानमंत्री ने सराहना की और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी भावना सशस्त्र बलों की बहादुरी को दर्शाती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा राष्ट्र के झंडे को सशस्त्र बलों ने ऊंचा रखा है। उन्होंने कहा कि इस अवसर से उन्हें जो अनुभव प्राप्त होगा वो जीवन भर के लिए गौरव का स्रोत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत नए जोश से भरा हुआ है और हमारे सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने अग्निवीरों से बात की, उन्हें बधाई दी। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण संबोधन प्रधानमंत्री का, और ये कहें कि बातचीत अग्निवीरों के साथ सुधाकर कितनी प्रेरणादायक और किस तरह से जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नए अवसरों और नई चुनौतियों के बीच ये एक नई संभावनाओं का रास्ता है। बिल्कुल रमा, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में ही ये गेम चेंजर स्कीम है। हम जानते हैं गेम चेंजर सुधार है जिसकी शुरुआत की गई है और पहले बैच के साथ पीएम मोदी ने संवाद किया। हम जानते हैं कि अग्निवीरों के भर्ती के बाद हमारी सेना और भी यूथफुल, हमारे सशस्त्र बल और भी युवा हो जाएंगे। कम से कम एवरेज एज उनका जो है 5 साल कम होने वाला है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा सेना के सुधार के तौर पर देखा जा सकता है। और हम जानते हैं कि आने वाला दौर, एक तरह से पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया कि कॉन्टैक्टलेस वॉरफेयर का है, साइबर वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। तो उसमें ऐसे युवा जो टेक सेवी हो, इन चीजों को जानते हो, इन चीजों में जिनकी रुचि हो, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो इस लिहाज से ये जो अग्निवीर नियुक्त हो रहे हैं, तो वो आने वाले समय में जो युद्ध की जो परिस्थितियां बदलने वाली हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जाहिर तौर पर जो भारतीय सेनाओं को और भी मजबूत और भी दक्ष बनाएंगे। तो उस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण। दूसरी चीज प्रधानमंत्री ने यह भी महत्वपूर्ण कही कि एक तरफ इस तरह के सुधार किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम जानते हैं कि भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। चाहे देश में बने हुए जो उन्नत किस्म के हथियार और तकनीक उनको सौंपने की बात हो या देश में उनका उत्पादन करने की बात हो। किस तरह से हम जानते हैं कि भारतीय एक तरह से भारत में बने हुए सैन्य उत्पाद भारी मात्रा में अब एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। हमारा जो डिफेंस कॉरिडोर वो तैयार हो रहा है। तो एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने के जो उपाय हो रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारे जो अग्निवीर है वो समाज जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। रमा, हम जानते हैं कि जो एक सैन्य ट्रेनिंग मिलती है, जो अनुशासन मिलता है, जो राष्ट्र सेवा की भावना उनको मिलती है, जो स्किलिंग उनकी होती है, वो अगर समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों में वो लेकर जाते हैं तो न सिर्फ प्रेरणा का कारण बनेंगे बल्कि एक तरह से बड़े बदलाव का भी वो वाहक बन सकेंगे। तो एक तरह से नए भारत की जो नई ताकत है उसकी पहचान ये अग्निवीर बन सकेंगे। पीएम मोदी ने ये भी एक उम्मीद जताई है, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना में वो भूमिका निभाए, उस रूप में वो देखना चाहते हैं। हम जानते हैं, जिक्र भी किया उन्होंने कि नेवल में काफी एक नौसेना में महिलाएं भूमिका निभा रही, लेकिन उसी तरह से थल सेना हो, वायु सेना हो, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा भूमिकाएं महिलाएं निभाएं और अग्निपथ स्कीम इसमें उनको और भी सशक्त करता है महिलाओं को। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। निश्चित तौर पर उन्होंने बात का भी जिक्र किया। जी रमा। जी सुधाकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से दिल्ली में हो रही है। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन कार्यकारिणी से पहले दिल्ली में आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कार्यसूची को अंतिम रूप दिया गया।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर के बाद पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो करेंगे। रोड शो के मार्ग पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कल 17 जनवरी को बैठक के समापन सत्र को पीएम संबोधित करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक एनडीएमसी सम्मेलन केंद्र है, जहां अगले 2 दिन सुशासन प्रथम, समावेशी और सशक्त भारत और विश्व गुरु भारत समेत 6 अलग अलग विषयों पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 2 दिन की बैठक में आगामी राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए रणनीति समेत हाल ही में संपन्न हुए कुछ चुनाव, हिमाचल और गुजरात के चुनावी नतीजों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ देश के सामने मौजूदा समस्याओं और मुद्दों पर भी कार्यकारिणी की बैठक में विचार विमर्श होगा और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो 2 दिन ये बैठक चलेगी, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। किस तरह से इसका एजेंडा है और क्या कुछ इसमें चर्चा की संभावना है, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र, अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की देखें तो इस बार एक वृहद रूप में दिखाई दे रही है। इसमें जो पदाधिकारी हैं उनके साथ तो चर्चा है ही, जो देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ जो बैठकों का दौर चलेगा, साथ ही एक प्रदर्शनी भी है और पीएम का रोड शो भी है। किस तरह से इस बार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को अलग कहा जा सकता है? देखिए रमा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ऐसे समय हो रही है जब गुजरात के ऐतिहासिक जीत के बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो ऐसे में वो उत्साह दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि 9 राज्यों में चुनाव होने हैं 2023 में, तो उन राज्यों की चुनावी रणनीति को लेकर एक खाका तैयार किया जाएगा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, जिसमें 350 बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 35 केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जो हैं वो हिस्सा लेंगे। हमारे ठीक पीछे आप देखिए ये एनडीएमसी सेंटर है, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी 4 बजे से होनी है। उसके ठीक पहले जो प्रदर्शनी लगी है 3 बजे, उसका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। गरीब कल्याण हमारा संकल्प के फोकस के साथ ये कार्यकारिणी शुरू होगी और इस कार्यकारिणी के मुख्य गेट पर इस भवन के आप देखिए जो उपलब्धियां हैं, जो सशक्त भारत बन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वंदे भारत ट्रेन की तस्वीर लगाई गई है। हम देख रहे हैं जिस तरह से हम रक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं हमारी बाईं तरफ। और अगर हम दाईं तरफ जाएं तो यहां पर आप देखें कि जो सांस्कृतिक गौरव, जो सांस्कृतिक विकास हो रहा है देश का, और हम देख रहे हैं कि हम अपनी पहचान को देश और दुनिया में और मजबूती से सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में जो सांस्कृतिक एक तरह से कहें गौरव की पुनर्स्थापना हो रही है, वो आपको दिखाई दे रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो तस्वीर दिल्ली में इंडिया गेट पर लगी, वो यहाँ पर तस्वीर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हम जानते हैं कि बना है, वो तस्वीर है। तो दरअसल सशक्त भारत का जो निर्माण हो रहा है, उसको लेकर जो थीम भी यहाँ 6 पर रखी गई है, जिसमें समावेशी भारत है, विश्व स्तर पर जो भारत की पहचान मजबूत हुई है, कैसे आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लिए कल्याण के लिए काम हुए हैं, उन सब की चर्चा थीम के माध्यम से प्रदर्शनी में की गई है। तो मुख्य द्वार पर आप जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी किस परिप्रेक्ष्य के आलोक में हो रही है। ये एक आर्थिक सामाजिक पक्ष है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक देश में हम देख रहे हैं। दूसरी बिल्कुल एक बड़े एजेंडे और संदेश के साथ ये बैठक हो रही है। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे शैलेंद्र। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त और सुदृढ़ बनाने में निर्वाचन आयोग की अहम भूमिका है। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन आयोग समय समय पर नई पहलें करता है। इस बार चुनाव आयोग ने एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप तैयार किया है। इस मशीन को विशेष रूप से घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद घरेलू प्रवासी भारतीयों को देश की निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ना
और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में घरेलू प्रवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग कैसी होगी और इसकी क्या प्रक्रिया होगी, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष इसके प्रोटोटाइप को प्रस्तुत किया। तो हमारे देश की चुनाव प्रणाली में आने वाले दिनों में एक अहम बदलाव देखने को मिल सकता है और ये बदलाव आएगा रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए, जिसका आज निर्वाचन आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। रिमोट ईवीएम के प्रदर्शन के दौरान निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद हैं। रिमोट वोटिंग का इस्तेमाल करके घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी में सुधार पर चर्चा की जाएगी। दरअसल रिमोट वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही मॉडिफाइड वर्जन है, जिसका इस्तेमाल करके उन मतदाताओं को सहूलियत दी जाएगी जो अपने राज्य में होने वाले चुनाव के दौरान अपने घर से दूर रहते हैं और वोटिंग के लिए उन्हें अपने गृह जिले में जाना पड़ता है। अगर इसे लागू किया जाता है तो ऐसे घरेलू प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिलों की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। आरवीएम को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित एक मजबूत, त्रुटिहीन और प्रभावी स्टैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। यह इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ने इसे बनाया है। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक ही जगह से 72 चुनाव क्षेत्रों को संचालित कर सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि चुनाव के प्रति युवाओं और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में देखी गई उदासीनता के कारण रिमोट वोटिंग मशीन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने में कारगर पहल साबित होगी। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की ये नई पहल है और सभी मतदाताओं की भागीदारी हो सके, इस दृष्टि से इसे कितना अहम कहा जा सकता है? देखिए रमा, जहाँ तक इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इस मायने में, जबकि चुनाव आयोग ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि 2019 में जिस तरीके से 67.4% मतदान हुआ था और भारत निर्वाचन आयोग के करीब 30 करोड़ से अधिक निर्वाचकों द्वारा मतदान करने पर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करने और इस पूरे प्रतिशत में अलग अलग राज्यों की अलग अलग भूमिका देखी गई थी, उसके ये बात निकल कर आई कि जो लोग अपने घरों से बाहर या तो शिक्षा की वजह से या रोजगार की वजह से अस्थायी तौर पर बाहर रहते हैं, उनके जो मतदान की प्रक्रिया है उनको उसमें शामिल होने के लिए या तो अपने घर पर जाना होता है या फिर वो वोटिंग में शामिल ही नहीं हो पाते। और अधिकांशतः जो कि अपने कामकाज की वजह से लोग शामिल नहीं हो पाते थे, इस वजह से वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे। चुनाव आयोग ने स्वीप कार्यक्रम के तहत ये मिशन है उनका कि कोई भी मतदाता ना छूटे और इस प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए, इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने समय समय पर नए नए चीजों को जोड़ा है और इसी कड़ी में अब उन्होंने ऐसे घरेलू जो प्रवासी मतदाता हैं जो कि अपने घरों पर वापस चुनाव के दौरान मतदान करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ये प्रोसेस शुरू करने की जो कवायद शुरू की है, इसमें उन्होंने जो प्रोटोटाइप अभी मशीन है जिसमें कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से आज हमने देखा है कि कैसे राजनीतिक दलों को वो उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उनके तमाम तकनीकी विशेषज्ञ इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं और कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कानूनी चुनौतियां, प्रशासनिक चुनौतियां, प्रौद्योगिकी चुनौतियां भी हैं जिनको कि आयोग राजनीतिक दलों के साथ उस पर मंत्रणा करना चाहता है और इसी वजह से आयोग ने 31 जनवरी तक लिखित मंतव्य देने का अनुरोध किया है। रमा जी ऋषि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपने आप में एक नई और बेहद महत्वपूर्ण पहल। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण में भारत की प्रगति पर आधारित पुस्तक ब्रेविंग द वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की गई। पुस्तक में टीकाकरण में भारत की प्रगति का वर्णन है। ये पुस्तक देश की ताकत और क्षमता को प्रदर्शित करती है। इस पुस्तक में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जब अन्य देश वैक्सीन को लेकर झिझक रहे थे तो भारत ने सार्वजनिक भागीदारी के साथ एक अनुकरणीय टीकाकरण की दिशा में कोविड प्रबंधन मॉडल स्थापित किया है। वहीं पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ से अधिक टीके की खुराक का आंकड़ा पूरा होना इसका एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीष चंदोरकर द्वारा प्रकाशित ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक भेंट की गई। पीएम मोदी ने किताब के विषय में ट्वीट करते हुए कहा है कि आपकी पुस्तक की एक प्रति पाकर प्रसन्नता हुई, जिसमें आपने टीकाकरण में भारत की प्रगति का वर्णन किया है। पुस्तक में टीकाकरण में भारत की प्रगति का वर्णन है। वहीं किताब के लेखक ने ट्वीट करके कहा है कि माननीय पीएम से मुलाकात करना सम्मान की बात थी और उन्हें ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी की एक प्रति भेंट की। उन्होंने भारत की कोविड टीकाकरण यात्रा पर किए जा रहे दस्तावेजीकरण और शोध पर संतोष व्यक्त किया। पुस्तक के सहलेखक सूरज सुधीर हैं। पुस्तक का विमोचन जनवरी 2021 में भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की दूसरी वर्षगांठ के बाद हुआ है। इस पुस्तक में भारत की कोरोना से लड़ाई और कठिन हालात में वैक्सीन बनाने की चुनौतियों की कहानी बताई गई है। वैक्सीन की रेस में भारत की तैयारी से लेकर इसे बनाने तक की पूरी कहानी को पुस्तक में बताया गया है। भारत ने जन भागीदारी से एक अनुकरणीय टीकाकरण की दिशा में एक कोविड प्रबंधन मॉडल स्थापित किया है। इस किताब को रूपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक आज से पुणे में हो रही है। बैठक की मेजबानी वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग कर रहा है। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्ष के रूप में शामिल है। मुख्य रूप से वित्तीय नगर समागम, दृढ़ और टिकाऊ विषय पर चर्चा होगी। बैठक में शहरों को विकास का आर्थिक केंद्र बनाने के विभिन्न पहलुओं, नगरीय आधारभूत ढांचे के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर अधिक बल दिया जाएगा। G20 और 13 देशों के आमंत्रित प्रतिनिधि इस बैठक में चर्चा करेंगे। करीब 35 देशों से 66 डेलीगेट्स इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और पुणे से हमारे संवाददाता मेघना देव और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है और किस तरह से अगर हम नगरों को विकास का केंद्र बनाने की बात करते हैं, शहरों को विकास का केंद्र बनाने की बात करते हैं, आधारभूत ढांचे के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उसमें जो विभिन्न देशों की सहभागिता है उसकी चर्चा कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी? देखिए रमा, सबसे पहली बात तो यह है कि ये फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक है और फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत जो मीटिंग्स होनी है उसमें से एक है ये। और आज जैसा भी देखिए, अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले जो एक सेशन है वो ख़त्म हुआ है और अगर हम देखें तो यहाँ पर किस तरीके से फाइनेंस जो शहरों का होना चाहिए, भविष्य के जो शहर हैं उनके फाइनेंस के ऊपर बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, रेजिलेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, इस थीम पर चर्चा हो रही है। निदेशक हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के वित्त मंत्रालय से, जो इस बैठक में भी शामिल रहे हैं। सर, किस दिशा में जा रही है जो चर्चा है, कितनी इंस्ट्रूमेंटल होगी जब आगे की जो बैठकें होंगी इसकी, तो उसके लिए कितना एक टोन सेट हो रहा है? आज की परिचर्चा काफ़ी सार्थक रही क्योंकि ये पहली मीटिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की। तो इस मीटिंग में हम लोग आगे की मीटिंग के लिए, आगे की बैठकों के लिए जो प्रोग्राम है उसको फाइनल करते हैं। तो आज जो भी भारत की तरफ से प्रस्ताव रखा गया उसको सर्वसम्मति से सबने आगे बढ़ाया और आगे की परिचर्चाओं के लिए हमने जो है अपना विषय तय कर लिया है। सर, अहम एक हाई लेवल वर्कशॉप होने वाला है जिसमें फाइनेंस किस तरीके से जुटाया जाए डेवलपमेंट के लिए, आगे की शहरों जो भविष्य के शहर है उनके लिए। एडीबी ये कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसमें क्या खास उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, सभी देशों के पास पैसा जो है वो लिमिटेड रहता है और हमारी ज़रूरतें सबकी बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर से जो कैपिटल है उसका आना ज़रूरी है।
उसी विषय को लेकर चर्चा आज रखी गई है एडीबी के द्वारा, जहां पर विभिन्न संस्थाओं से जैसे कि वर्ल्ड बैंक, OECD, IMF से एक्सपर्ट्स आएंगे और अपने अपने विचार रखेंगे कि कैसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर कैपिटल को अपने शहरों को बेहतर बनाने के लिए जुटा सकते हैं। तो देखिए रमा, ये पहला रिएक्शन है जो सेशन खत्म हुआ है, उसके बाद जो पहला रिएक्शन हम आपको दूरदर्शन पर लेकर हमने दिखाया कि किस तरीके से ये जो चर्चा हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की, वो सार्थक दिशा में जा रही है। और सबसे अहम बात, फ्यूचर के सिटीज के लिए फाइनेंस, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट किस तरीके का हो, उस पर सार्थक चर्चा जारी है। जी, बेहद अहम विषय है और बेहद अहम ही इस पर चर्चाओं का दौर भी है। मेघना, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से G20 का थिंक 20 सम्मेलन हो रहा है। विदेश मंत्रालय का संस्थान रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज G20 के विशेष सम्मेलन थिंक 20 का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में करीब 44 देशों के लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं G20 के सदस्य देशों के 170 से अधिक मंत्री और डेलीगेट्स भी इसमें भाग लेंगे। सम्मेलन में अर्थव्यवस्था सहित कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की G20 की अध्यक्षता देश के पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश में जहां भी G20 की बैठकों का आयोजन होता है, बैठकों में शामिल होने आए प्रतिनिधि उस शहर के लोकल खान-पान, संस्कृति और पर्यटन स्थलों से भी रूबरू होते हैं। इस बार भोपाल में होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान भी सम्मेलन में भाग लेने आए इन अतिथियों को ट्राइबल म्यूजियम और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सांची का भ्रमण भी कराया जाएगा। उन्हें इस दौरान लोकल फूड और संस्कृति को भी जानने का अवसर मिलेगा। ये एक अवसर भी है जिसमें प्रत्येक राज्य की जो विभिन्नता हो, जो विरासत हो, जो सुंदरता हो, वो भी हम शोकेस और प्रेजेंट कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। आपको ये ज़रूर ख्याल रखना होगा कि ये पहली बार भारत G20 के अध्यक्ष बने हैं और ये पहली बार हम इतना महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इवेंट को हम होस्ट करेंगे भारत में। तो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिस पर हम जितने भी हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे जो नैरेटिव्स हैं, ग्लोबल एजेंडा पे ले आएँ और हमारी तरफ से जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबली, जैसे मैंने कहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में या रिन्यूएबल एनर्जी में, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कैसे ग्रोथ को बढ़ाया जाए, ये हमारे लिए मुद्दे हैं जो प्राथमिकताएं हैं। G20 के शेरपा ट्रैक के तहत हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 18 से 20 जनवरी के बीच होगी। इस बैठक के दौरान भारत दुनिया को महामारी से निपटने के गुर भी सिखाएगा। यही नहीं, भारत बैठक में ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनेगा। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में भविष्य में होने वाली महामारी से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। बेहतर स्वास्थ्य सतत मानव विकास का आधार होता है। कोई भी देश विकसित तब होता है जब उसके नागरिक स्वस्थ रहें। कोविड काल में स्वास्थ्य की प्राथमिकता को पूरी दुनिया ने महसूस किया। यही वजह है कि G20 की बैठक में भी स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा होगा। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 18 से 20 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में होगी। G20 में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत ने 3 प्राथमिकताएं तय की हैं। पहला है हेल्थ इमरजेंसी, यानी भविष्य में कोई महामारी आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, महामारी के लिए फंड को कैसे उपयोग में लाया जाए। भारत ने जिस तरह से महामारी से निपटने की रणनीति बनाई थी उसकी पूरी दुनिया ने तारीफ की है। भारत अपने इस अनुभव को दुनिया के सामने रखेगा और भविष्य में आने वाली महामारी से निपटने के गुर भी सिखाएगा। दूसरी प्राथमिकता फार्मा सेक्टर में सहयोग को सुदृढ़ करना है, यानी फार्मा सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे दवाई सस्ती हो और सभी के लिए सुलभ हो। तीसरी प्राथमिकता डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और समाधान है, यानी टेलीमेडिसिन के जरिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने में मदद और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में सुधार कैसे किया जाए। बैठक में इस पर भी जोर रहेगा। भारत ने कोविड काल में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के जरिए 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराईं, जिसका लाभ दूर दराज के इलाके में बैठे लोगों ने भी उठाया। सऊदी अरब की अध्यक्षता के दौरान G20 में डिजिटल हेल्थ के विषय को लाया गया था और भारत अब इसको आगे बढ़ाएगा। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो या फिर कोविन ऐप की खूबियों और उपलब्धियों की, भारत इन सब को दुनिया के सामने रखेगा। भारत G20 बैठक के दौरान
टीबी उन्मूलन के लक्ष्यों, निक्षय मित्र बनाने की पहल, आयुष्मान भारत जन औषधि परियोजना, ई संजीवनी टेलीमेडिसिन, आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ब्लाइंडनेस से निपटने की पहल, कोविड टीकाकरण, पेंडेमिक मैनेजमेंट की सफल कहानी को दुनिया के सामने रखेगा। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की कुल 4 बैठक होंगी। पहली बैठक 18 से 20 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में, दूसरी बैठक 17 से 19 अप्रैल को गोवा में, तीसरी बैठक 4 से 6 जून को हैदराबाद में और चौथी बैठक 17 से 19 अगस्त गांधीनगर में होगी। नीतेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उनकी सरकार संविधान के 13A संशोधन के पूर्ण क्रियान्वयन पर विचार कर रही है। ये संशोधन भारत और श्रीलंका के बीच 1987 में हुए समझौते का हिस्सा है, जिसमें तमिलों को व्यापक अधिकार दिए जाने हैं, सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी है। भारत ने श्रीलंका में सामाजिक एकजुटता के लिए तमिलों को अधिकार दिया जाना जरूरी बताया है। 1987 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच हुए इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए भारत वर्षों से श्रीलंका पर दबाव डाल रहा है। तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले थाई पोंगल पर्व के अवसर पर राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा कि जल्द ही सामाजिक न्याय आयोग गठित किया जाएगा। ये आयोग देश में रहने वाले सभी समुदायों के लोगों की अपेक्षाओं के बारे में जानकारियां जुटाएगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अधिकारों के हस्तांतरण का कदम उठाएगी। ये कार्य बगैर भेदभाव के किया जाएगा। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे का ये बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की श्रीलंका यात्रा से पहले आया है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बयान, और इस पर और अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर अहमद मोइन फारूकी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं कोलंबो से। डॉक्टर फारूकी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कितना अहम ये बयान और कितनी अहम इसकी टाइमिंग, जबकि विदेश मंत्री वहां जाने वाले हैं, उससे पहले ये बयान आना। जी रमा, ये जो निर्णय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये मसला काफी लंबे अरसे से चलते आ रहा है, जो तमिल और बाकी समुदायों का और उनके जो अधिकारों का जो बाकी था। और इसके बीच जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी पूरे श्रीलंका में, तब श्री रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति का भार संभाला और उन्होंने ये भी निर्णय लिया था कि जब श्रीलंका 75वीं अपनी स्वतंत्रता दिवस को मनाएगा इस साल, जो फरवरी 4 को होने वाली है, उससे पहले वो इस तमिल वाले जो तमिल अधिकारों के विषय के ऊपर वो निर्णय लेंगे और कुछ सदृढ़ तौर पे एक डिसीजन, एक अमल करवाएंगे। इसी बीच अगर इस चीज को देखा जाए कि सबके बीच सद्भाव पैदा करने के लिए और सबके बीच एक अच्छा एक एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए अगर एक सोशल जस्टिस कमीशन, जिसको कहा जा रहा है सामाजिक न्याय आयोग, इसका अगर एक इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो लोगों के बीच में और सद्भाव बढ़ सकता है। उसी बीच मैं ये भी कहूंगा कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो आने वाले हैं श्रीलंका में, उनके आने से कुछ ही दिनों पहले जब ये डिसीजन लिया गया है, काफी महत्वपूर्ण भी है। प्लस एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि जो ताई पोंगल का जो त्योहार है, उसके अवसर पे राष्ट्रपति श्री विक्रमसिंघे ने ये अनाउंसमेंट किया और मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत ही ज्यादा इसको एक्सेप्ट किया है। जी डॉक्टर फारूकी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 1987 में ये समझौता हुआ था और तब से सरकार, भारत सरकार लगातार इसके इम्प्लीमेंटेशन का दबाव बना रही थी। अब इसके लागू होने के संबंध में इस तरह का निर्णय आना भारत की विदेश नीति की तरफ अगर देखा जाए, इसकी भी कितनी बड़ी सफलता बताता है, और जिस तरह से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ जो संबंधों में इजाफा हो रहा है, कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता भी इसे कहा जा सकता है? रमा, मैं ये समझता हूँ कूटनीतिक सफलता के तौर पे तो हम बाद में बात करेंगे। ये मसला काफी लंबे अरसे से चला आ रहा था और भारत ने काफी दबाव डाल रखा था श्रीलंका पे। तमिलों का जो मसला है वो अब रिसेंट टाइम का नहीं है, वो उस टाइम से है जब से वो लोग पहले यहाँ पर आए थे। चाहे श्रीलंकन तमिल हों जो 2000 पहले आए थे, या फिर जो इंडियन ओरिजिन तमिल हों जो 200 साल पहले आए थे। इनके जो अधिकार हैं उनको सही तौर पे उनको दिया नहीं गया था और इसके लिए भारत ने काफी हद तक दबाव डाल के रखा था। पिछले 7-8 वर्षों में
बहुत ही ज्यादा चेंज हम देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि ये नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी जो भारत ने अपना के रखी है, उसके अंतर्गत काफी पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट आ गया है श्रीलंका और बाकी नेबरहुड के बीच में भी। जी, बेहद महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में इसे देखा जा रहा है। आप नजर बना रखिए डॉक्टर फारूकी, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और मीटर प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मीटर प्राइम में आगे बढ़ते हैं खबरों में। मैरिटल रेप को अपराध के दायरे के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 15 फरवरी तक सरकार जवाब दाखिल करेगी। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 2 मार्च तक लिखित दलीलें जमा करने को कहा है। 14 मार्च से सुप्रीम कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट जोशीमठ में जमीन धंसने से संबंधित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। जमीन धंसने से यहां जिस तरह संपत्ति का नुकसान हो रहा है और सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, उसे देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक चिंताएं बनी हुई हैं। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार जोशीमठ इन दिनों जमीन धंसाव के कारण बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। यहाँ के घरों, सड़कों और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। यहाँ तक कि कई घर नीचे धंस गए हैं। यहाँ के हालात को देखते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रभावित लोगों की मदद करने, संपत्ति का बीमा करने और पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है। इसके साथ ही याचिका में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों पर रोक की भी मांग की गई है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर भाजपा के विधायकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ दिल्ली विधानसभा पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। भाजपा विधायकों ने केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की। दिल्ली विधानसभा सत्र का चौथा भाग आज से शुरू हो रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि भारत का सांस्कृतिक सभ्यतागत सार दक्षिण से उत्तर तथा पूर्व से पश्चिम को एक सूत्र के रूप में जोड़ता है और पीएम मोदी के विजन में काशी तमिल संगमम इसी भावना को मजबूत करने वाली एक पहल रही। उत्तर और दक्षिण भारत को कभी अलग अलग धाराओं के रूप में देखा जाता था। हालांकि दोनों क्षेत्र आध्यात्मिक और धार्मिक सूत्र की एक निरंतरता का हिस्सा हैं और गहरा संबंध साझा करते हैं। हमारी साझा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत है। काशी तमिल संगमम आयोजन में तमिल संस्कृति और काशी के बीच संबंधों को फिर से खोजने, पुष्ट करने का उत्सव मनाया गया, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुपम उदाहरण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision that all we have diversity. So the diversity, for example, Kashi Tamil Sangamam, in our Prime Minister's place, in his constituency, this Kashi Tamil Sangamam happened. So first time such type of initiative taken by our Prime Minister. Entire month there was a full Kashi Tamil Sangamam. Every day our Tamil culture program was there, Tamil food festival was there, Tamil tradition dresses exhibition was there, and literature was there, and discussion was there. Like every 1 month there is a huge program was there. It is in coordinating the bond between the Kashi and Rameswaram, Kashi, Tenkasi, Kashi, Sivakasi, like one of the bond is there. That bond will strengthen further. It will strengthen in this Ek Bharat Shreshtha Bharat.
ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाइड्रोजन को सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। वाहनों में स्वच्छ और हरित हाइड्रोजन ईंधन के प्रयोग की दिशा में IIT दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप ने महत्वपूर्ण पहल की है। एहॉट्स नाम से स्टार्टअप ने हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम की शुरुआत की है। इस तकनीक की मदद से वाहनों में ईंधन की खपत में करीब 20% की कटौती संभव है, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार साबित हो सकती है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने, देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मकसद से केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। सरकार के इस महत्वपूर्ण प्रयास में सहयोग करते हुए IIT दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप ने हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम की शुरुआत की है, जो वाहनों के लिए स्वच्छ और हरित हाइड्रोजन ईंधन मुहैया कराता है। एहॉट्स नाम के स्टार्टअप ने ये स्वदेशी तकनीक विकसित की है, जो वाहनों में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को 20% तक कम कर कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण स्तर में कमी लाने में मददगार साबित होगा। इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन के भंडारण यानी स्टोरेज संबंधी कोई समस्या पेश नहीं आती। हम हाइड्रोजन को बनाते हैं और उसको फ़ौरन इस्तेमाल कर लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑन डिमांड। तो हम उसको बनाते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें कोई स्टोरेज नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस की सहारे हाइड्रोजन को बनाते हैं और उसको फ़ौरन IC इंजन में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये गाड़ी है, एक आम गाड़ी है जिसके अंदर हमने ये हाइड्रोजन ऑन डिमांड का जनरेटर लगाया। हम लोग इसको जनरेटर कहते हैं आज की भाषा में। जो बुद्धिजीवी हैं वो उसको इलेक्ट्रोलाइज़र बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइज़र से हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और उसको इमीडिएटली अपने IC इंजन में इस्तेमाल कर लेते हैं। वी रेगुलेट दी हाइड्रोजन सो दैट जो कंबशन है वो बेस्ट होता है। हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फ्यूल है, जिसकी वजह से जो टेल पाइप एमिशंस हैं वो स्टैंडर्ड से भी कम हो जाते हैं। एडवांस हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम के तहत किसी भी मौजूदा वाहन को हाइड्रोजन उपयोग करने वाले इको फ्रेंडली यानी हरित वाहन में तब्दील किया जा सकता है। वाहनों में महज 20% हाइड्रोजन ईंधन के प्रयोग से ही कार्बन उत्सर्जन में 80 से 85% तक की कमी आ जाती है। कैन मेक एनी व्हीकल अ फिट व्हीकल एंड अ क्लीन व्हीकल एंड अ ग्रीन व्हीकल। एंड ऑफ कोर्स जो दूसरा काम हम इसमें साथ साथ कर रहे हैं, ये जितना भी डेटा है ये हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं थ्रू इंजन डेटा एंड इट गेट्स स्टोर्ड ऑन टू द क्लाउड सो दैट वी नो हर गाड़ी नंबर ने कितना तेल बचाया, कितना उसने एमिशन कम किया। अगर हम 10 लाख गाड़ियां कर लेते हैं, जो हमारी 5 करोड़ गाड़ियां आज की डेट में पूरे हमारे देश में चल रही हैं, तो 10 लाख गाड़ी भी तो हम भारत सबसे आगे होगा कि हमने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया। शोधकर्ताओं के मुताबिक हाइड्रोजन ऑन डिमांड सिस्टम का प्रयोग किसी भी वाहन मसलन कार, बाइक, स्कूटर, ट्रैक्टर और ट्रक जैसे बड़े वाहनों में भी किया जा सकता है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाइड्रोजन का प्रयोग आने वाले समय में वाहनों को ऊर्जा दक्ष बनाने और शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में भारतीय संसद का एक प्रतिनिधिमंडल 16 से 21 जनवरी तक कीनिया और तंजानिया के दौरे पर है। इस क्रम में लोकसभा स्पीकर की अगुवाई में भारतीय संसद का एक प्रतिनिधिमंडल दल कीनिया पहुंचा। कीनिया के सांसदों और हाई कमिश्नर ने भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दल की अगवानी की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल दल में सांसद चिराग पासवान, मनोज कोटक और S हांगनोन, OSD राजीव दत्ता भी शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर दोपहर में कीनिया के उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। शाम को लोकसभा अध्यक्ष का भारतीय समुदाय से मिलने का कार्यक्रम है। ओम बिरला का ये दौरा न सिर्फ भारत और कीनिया के आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि साथ ही इसके दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम भी देगा। SS राजामौली की फिल्म राइज और रिवोल्ट यानी कि RRR ने एक बार फिर ग्लोबल लेवल पर भारत का नाम ऊंचा किया है। गोल्डन ग्लोब जीतने के बाद RRR को बेस्ट सॉन्ग के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड नाटू नाटू गाने के लिए दिया गया है। इसी के साथ फिल्म के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। फिल्म ने एक और कैटेगरी में नाम रोशन किया है। RRR को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए भी क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला है। నాటు 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 విచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు
రక్తంలోని రగతమంతా రంగలేసి ఎగిరేలా ఎసేరో యకాయకి నాటు 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 అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా టుముకులాడేలా దూకేనో సరాసరి నాటు 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 आगे बढ़ते हैं। बिहार के डोरीगंज में लोग एमवी गंगा विलास का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एमवी गंगा विलास में सवार पर्यटक चिरांद पुरातात्विक स्थल का भ्रमण करेंगे। बिहार के छपरा जिले के एसडीएम अरुण कुमार सिंह ने कहा कि इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार गवर्नमेंट के प्रयास से टूरिज्म को नया आयाम और नया स्वरूप मिलेगा। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, यहाँ पे स्वागत गान भी होगा, फूला से तिलक उनको किया जाए, तिलक लगाया जाएगा। इसके बगल में चिरांद साइट है, एक्सकेवेशन साइट है, न्यूलिथिक पीरियड का, वहाँ पे साइट विजिट कराया जाएगा। और जो बिहार का जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो पहले का है उसको हम साइट विजिट। प्रशासनिक तौर पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ हूँ, एसडीपीओ साहब यहाँ पे हैं, पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स भी लगा हुआ है, तो सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है। आराम से सब लोग जाएंगे और साइट विजिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार गवर्नमेंट का जो प्रयास है इनलैंड वाटरवेज का, तो उसके माध्यम से टूरिज्म को एक नया आयाम मिलेगा, नया स्वरूप मिलेगा। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आज से विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन होने वाला है। ये बैठक 20 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसमें यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इस बार की बैठक की थीम कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड रखी गई है। बैठक में शिक्षाविदों, निवेशकों, विशेषज्ञों के अलावा व्यापारिक और राजनीतिक लोग हिस्सा ले रहे हैं और वर्तमान चुनौतियों के समाधान पर ये चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन के लिए स्विस सरकार 5000 से अधिक सैन्य कर्मियों को तैनात करेगी। मेगा शिखर सम्मेलन के दौरान दावोस में 2700 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बैठक में वीडियो लिंक के माध्यम से बुधवार को शामिल होंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक आज से 20 जनवरी तक आयोजित होने जा रही है। ये संगठन क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक मंच प्रदान करता है। आज के न्यूज लेंस में जानेंगे क्या है विश्व आर्थिक मंच और जानेंगे इसका इतिहास। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना यूरोपियन प्रबंध के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लॉस एम श्वाब ने की थी। 1987 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया। इसके अलावा टोक्यो, न्यूयॉर्क, बीजिंग में इसका कार्यालय है। फाउंडेशन, बोर्ड, फोरम, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस काउंसिल और मैनेजिंग बोर्ड इसका सामान्य कामकाज और प्रशासन संभालते हैं। ये फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है जिसका स्वयं का कोई हित नहीं है। ये फोरम स्विट्जरलैंड के पूर्वी एल्प्स क्षेत्र में दावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व आर्थिक मंच की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रीस और तुर्की ने 1988 में यहाँ पर आपसी युद्ध टालने का ऐलान किया था। 1992 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति डी क्लार्क और रंगभेदी आंदोलन के नेता नेल्सन मंडेला के बीच यहाँ बैठक हुई थी। 1994 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यहाँ आपसी सहमति से शांति का मसौदा पेश किया गया। इस समय दुनिया की करीब 1000 बड़ी कंपनियां इस संगठन की सदस्य हैं, जबकि टॉप 100 वर्ल्ड कंपनीज इसकी स्ट्रेटेजिक हिस्सेदार हैं। इसकी सदस्यता के लिए उन कंपनियों को चुना जाता है जो अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं।
कुछ महत्वपूर्ण विश्व आर्थिक मंच बैठक। विश्व आर्थिक मंच 2020 के एजेंडे में जो 4 प्रमुख वैश्विक मुद्दे थे, चौथी औद्योगिक क्रांति और नई तकनीक, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, नई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता को नया रूप देने के लिए सुझाव। विश्व आर्थिक मंच 53वीं वार्षिक बैठक आज से दावोस में आयोजित की जा रही है। ये बैठक 20 जनवरी तक जारी रहेगी, जिसमें यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इस बार बैठक की थीम कॉर्पोरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड रखी गई है। इस बार बैठक में 130 देशों के 2700 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इस बार के सम्मेलन में आशा की किरण नजर आ रही है, जिससे विश्व व्यवस्था को फिर से पटरी में लाया जा सके और सप्लाई चेन को सुधारा जा सके, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे। न्यूज लेंस, DD न्यूज। आगे बढ़ते हैं। नेपाल विमान हादसे में खोज और बचाव अभियान फिर से शुरू हो गया है। कल यति एयरलाइंस का एक विमान पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले पास की एक पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 68 हो चुकी है। कल अंधेरा होने के कारण तलाशी अभियान शाम तक के लिए रोक दिया गया था, जिसे आज फिर से शुरू किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अज्ञात हमलावरों ने पूर्व महिला सांसद और उनके अंगरक्षक की घर में गोली मारकर हत्या कर दी। काबुल सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता खालिद जादरान के अनुसार अफगानिस्तान की संसद में लगमन प्रांत की पूर्व प्रतिनिधि मुर्सल नबीजादा की काबुल शहर में अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या की है। मुर्सल नबीजादा उन कुछ महिला सांसदों में से शामिल थीं जिन्होंने अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद भी काबुल में रहने का फैसला किया था। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में यह भूकंप सुबह जोरदार झटकों के रूप में महसूस किया गया। भूकंप के तेज झटकों के कारण लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भूकंप से सुनामी का खतरा नहीं है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रूसी हमलों ने शनिवार को यूक्रेन के नीप्रो शहर में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे शहर में इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब तक 27 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।